पिछले वीडियो में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पहले हिस्से में और बैटरी में एक खड़े हुए चार्ज की वजह से कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, किसी चीज में उसे इंट्रोड्यूस करने पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कैसे वो वर्क डन करती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज को पहुंचाने के लिए कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, हॉलो कंडक्टर्स और बैटरी का इंट्रोडक्टरी हिस्सा आपके सामने पेश किया था। आज मैं आपको बताता हूं कि इस चार्ज को पुश करने वाली चीज क्या होती है और इस चार्ज के किसी मटेरियल पर अगर मान लीजिए रोक लगाए तो क्या परिणाम देखने को मिलता है। माय नेम इज राहुल रगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज आपको बताता हूं इलेक्ट्रिसिटी के इस दूसरे हिस्से में कि वोल्टेज और करंट कैसे डेवलप किया जाता है। सबसे पहले तो करंट एंड वोल्टेज की बात करूं तो आम इंसान के बारे में क्या प्रतिक्रिया आती होगी। आम इंसान ये सोचता होगा कि अरे इस वायर को छूना मत, नहीं तो जोरदार झटका हमें लगेगा। वो ये समझता है कि इसमें ज़्यादा वोल्टेज फ्लो हो रहा है या ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो आम इंसान क्या सोचता होगा। इसी ट्रांसमिशन लाइन की मीडिया में फ्रीक्वेंसी का सहारा ले, व्हाट वी कॉल द अल्टरनेटिंग करंट, या फिर पास में रखे किसी बैटरी से हम जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन पर हमको जो है वो करंट मिले, व्हाट वी कॉल द डायरेक्ट करंट। तो ये सब बातें इस पीवी लॉग में आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो सारे टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ जो जनरेटर्स एंड मोटर्स की एग्जैक्ट वर्किंग जो है वो क्या होती है। वो टेक्निकल पार्ट है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के ऊपर ही सूट करता है। इस वीडियो में जो आम नागरिक समझ सकता है मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ। एक टाइम इंटरवल में कितने चार्ज बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर्स में होती है। और वोल्टेज की बात करूं तो इसके 3 नाम होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक टेंशन कभी कभी कहलाता है। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसकी यूनिट वोल्ट्स में होती है। यूँ समझ लो कि वोल्टेज एक तरह से इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्त धक्का लगाने वाला एक फोर्स कहलाता है। यहाँ पर करंट बोले तो इलेक्ट्रॉन एक पानी की तरह होता है, वायर एक तरह से पानी का पाइप होता है, और पावर हाउस या फिर जनरेटर या बैटरी एक तरह से प्रेशर लगाने वाले सोर्स होते हैं, व्हाट वी कॉल्ड वोल्टेज। कंबाइनली ये लोग वोल्टेज और करंट एक साथ जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज अ पावर सोर्स, VI। मुझे ये 2 टर्म्स तो पता चल गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वोल्टेज और करंट कैसे बनाया जाता होगा। एक पावर सोर्स की तो मैंने बात कर लिया, बैटरी का, लेकिन स्टिल अभी भी अनक्लियर है स्टोरी। तो स्टोरी को क्लियर करने का जवाब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पावर हाउसेस के टाइप्स की बात करूं, या वो थर्मल पावर स्टेशन हो सकता है, या हाइडल पावर स्टेशन हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो सकता है। इन चीज़ों में 2 रूल्स काम आते हैं। पहला तो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा होता है लेंस रूल। नाउ यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे मैंने वर्क एनर्जी पावर के पीवी लॉग में मैंने जिक्र किया था कि स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉज मैग्नेटिक फील्ड। मगर मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बाद का हिस्सा है। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे अंश हैं जिसे मैं इस पीवी लॉग पे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लेट मी शो यू। सन 1831 में माइकल फैराडे ने ये पाया कि एक राउंड स्पाइरल वायर में, व्हाट वी कॉल्ड द सोलेनॉइड, को एक मैग्नेटिक फील्ड के पास रखे। इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक सोलेनॉइड जैसे सर्किट पर फीड करवाएंगे तो करंट पर वोल्टेज के रूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कहलाता है कि वोल्टेज और करंट। वोल्टेज तो हमें मिल गया, लेकिन हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलने के लिए हमें करंट की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए हमें एक क्लोज्ड पाथ या फिर एक कंप्लीट रास्ते की जरूरत होगी, तभी तो करंट का अस्तित्व है ना। बिकॉज अगर मान लीजिए रास्ता खुला रहा, यानी कि वायर अगर खुला रहा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे, तो वोल्टेज चाहे जितना भी हम जोर लगा के फेंकें कोई मतलब नहीं रहेगा। एंड दैट इज वाई 2 वायर्स को आप अपने घर के पोर्टल से निकले हुए देखते हैं। आम इंसान के रूप में कहूँ तो आजकल 3 फेज का चलन चल रहा है, तो 3 फेज वायर जो है वो निकला रहता है, अर्थ, फेज एंड न्यूट्रल। आम इंसान के रूप में कहूँ तो फेज वो होता है जहां से करंट आएगा, पहला वायर, जो कि इनकमिंग की तरह बिहेव करता है। न्यूट्रल वो होता है जहां से करंट एक्सटर्नल लोड से काम पूरा होने के बाद चला जाएगा, जो कि आउटगोइंग की तरह होता है। एंड अर्थिंग, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, AC पावर आ रही है।
सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इक्विपमेंट से कोई झटका ना लगे और हम सेफ रहे, इसलिए हमें ग्राउंड वायर की मदद लिया जाता है, जो कि एक तार डायरेक्टली हमारे ज़मीन से जो है वो कनेक्टेड रहता है, जिसे हम इंजीनियरिंग में मोस्ट फेमस वर्ड कहलाता है ग्राउंड, या फिर अर्थ भी आप इसे कह सकते हो, या फिर अर्थिंग भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, जो घर के डेली यूसेज में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड अप्लाइंसेस एंड एप्लीकेशंस, जो मैं आपके सामने ये फोटोज़ दिखा रहा हूँ, क्या ये एक तरह के करंट सर्किट को जोड़ने का काम करते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि आपका घर ही एक पूरा का पूरा एक लोड की तरह बिहेव करता है एंड सर्किट पाथ को पूरा करता है? यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग, जनरेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट अ टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बना। इसमें पहला नियम यह कहता है कि एक समय अंतराल में एक सर्किट पर जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि अपोजिट मैग्नीट्यूड में होगा। E is equal to minus d phi b divided by dt, and at the same it is also equal to the negative differential of the product of magnitude of magnetic field and the area with respect to time। और दूसरा रूल ये कहता है, जो कि मोटा मोटी लेंज रूल भी कहलाता है, मैग्नेट बार अगर दूर हो जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक करंट पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन भी बदलेगी। एंड इस मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ की डायरेक्शन को गेज करने के लिए इंसान का दाया हाथ काम आता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द राइट हैंड रूल। यहाँ पर थंब जो है, अंगूठा, मोशन ऑफ द कोर को दर्शाता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और मिडिल फिंगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा जनरेट होता हुआ वोल्टेज एंड करंट की डायरेक्शन बताता है। अब तक ये जो नियम मैंने बताया, ये काम आता है कन्वर्जन में, यानी ये सब जनरेटर में इंस्टॉल होंगे। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल इनपुट हम देते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकल के आता है। मैकेनिकल इनपुट टर्बाइन्स के रूप में होता है, जिसे हम घुमाते हैं। घुमाने का तरीका पानी से भी हो सकता है, जैसे हाइडल पावर डैम्स में होता है, या तो ज़ोरदार गर्म हवा के झोंके रूपी प्रेशर से, जो थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, या फिर समुद्री या प्लेट्यूड इलाके की साधारण हवा से, जो कि पवन चक्की, विंड मिल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में होता है। बाय द हेल्प ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड मिस हैपनिंग को ध्यान रखते हुए, लाइक एडी करंट लॉस, आइसोलेशन वगैरह वगैरह, और इस इलेक्ट्रिक करंट को दूर भेजने के लिए फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना पड़ता है, ताकि नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने पर भी, रेजिस्टेंस एंड लॉसेस पर भी वो इजीली इलेक्ट्रिकल आउटपुट का निर्माण कर सके। इस इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें कंडक्टर रूपी वायर के रूप में होता है, जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो 11 से 25 किलो वोल्ट में ही दूर भेजा जा सके, ये ट्रांसमिशन लाइंस के लिए स्टैंडर्ड होता है। अभी तक तो मैंने 11 से 25 किलो वोल्ट के ट्रांसमिशन लाइंस की बात की। क्या इसी हाईली एम्पलीफाइड पावर सप्लाई को हम डायरेक्टली अपने कंज्यूमर एप्लीकेशन या फिर होम अप्लाइंसेस में इस्तेमाल करेंगे क्या? अगर ऐसा करने लगेंगे तो हमारी हर चीज़ें जो है वो डायरेक्टली जल जाएगी। तो ऑब्वियसली इसे नहीं करेंगे। इस तरह की हाईली एम्पलीफाइड पावर सप्लाई को हमें जो है वो स्टेप डाउन करना होगा बाय यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 440 वोल्ट में हमें जो है वो इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के काबिल बनाना होगा, जो कि आप घर के बाहर, कॉलोनी के बाहर, हेडक्वार्टर्स में, कॉलोनी के सब स्टेशंस पे आप देखते हैं। हमने इसे 440 वोल्ट में बदल दिया। अब इसे, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया, अब इसे घर में भी तो पहुंचाना होगा ना। तो घर में पहुंचाने के लिए हम इससे क्या करते हैं, इसे फर्दर 440 वोल्ट को स्टेप डाउन करना होगा बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर टू गेट द 220 वोल्ट। जिसे आप जो है वो 10 या 16 घर के गली कूचे में आप जो है एक ट्रांसफार्मर देखते हैं, जो कि इसका काम ये रहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले वोल्टेज को कंज्यूमर वोल्टेज के लायक बनाना। तो ये 220 वोल्ट डायरेक्टली हमारे घर के में मिलती है। ये स्टेप डाउन पावर सप्लाई सुरक्षित रहती है घर के अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। मगर अर्थ के सोर्स से कोई गवर्निंग टेक्नोलॉजी एंड एलिमेंट आज के डेट में डेवलप एंड डिस्कवर नहीं हुए हैं कि रेजिस्टेंस एंड लॉसेस को रोक पाए। करंट फ्लो होने पर कोई ना कोई बाधा ज़रूर डालेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट ज़रूर करेंगे, जिससे रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो इन लॉसेस को भी पॉजिटिव सेंस में एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप कहेंगे कि एक तरह से मैंने रेजिस्टेंस की परिभाषा मैंने बता दिया, जो कि एक वायर का अपोजिशन कहलाता है। एंड बिकॉज करंट पर इस रेजिस्टेंस क्रिएट होने के कारण ओम्स लॉ निकल कर सामने आया कि
कंडक्टर या फिर एनी टाइप ऑफ मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैंने लगाया। इट डजंट मीन दैट वो हमेशा इक्वल होगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो कंडक्टर्स की वजह से R फैक्टर लगाए तो लीनियर होगा, वो सेमीकंडक्टर की वजह से एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस PV लॉग एंड फॉर द जनरल नॉलेज एस्पेक्ट हमें कंडक्टर से ही मतलब है। दैट इज वाई वी आर अप्लाइंग द अपोजिशन, द रेजिस्टेंस R। सो V इज इक्वल टू RI। इस रेजिस्टेंस की मदद से कई सारे वोल्टेज एंड करंट एप्लीकेशंस आप अपने सामने देखते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखते हैं या लैब के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखते हैं। कई सारे एप्लीकेशंस आपको जो है वो रोजमर्रा में देखने को मिलेंगे। तो इनमें ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो ओम्स लॉ को सपोर्ट करता है, जैसे मैंगनीज वायर, और कुछ ऐसे मटेरियल रहते हैं जो ओम्स लॉ को सपोर्ट नहीं करते, जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो है वो कहलाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, डायोड या फिर ट्रायोड बल्ब। तो यहाँ पर जो रेगुलर इलेक्ट्रॉन फ्लो के किसी मटेरियल पर अपोज होने की बात कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट जो है हमें मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस वायर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, विच मीन्स इट इज़ अ कंडक्टेंस। इसका मतलब उस वायर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, दैट ऑल्सो मीन्स इट इज़ अ कंडक्टर। तो कंडक्टेंस की सही परिभाषा क्या होगी? यहाँ पर रेजिस्टेंस का उल्टा हो रहा है। इट मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज अ कंडक्टेंस, जिसकी यूनिट मो या फिर सीमेंस में होती है। मैंने ये कंडक्टेंस की परिभाषा तो मैंने बता दी। अब आपके मन में स्टिल अभी भी एक वहम बैठ रहा होगा कि ये कंडक्टेंस के रूप में बता रहा हूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अर्थ के एलिमेंट से अभी तक जो है वो इन्वेंशंस एंड एप्लीकेशंस हुई है, कुछ होती होगी। तो अर्थ के एलिमेंट से अभी तक कोई भी ऐसा एलिमेंट या फिर एलॉय या फिर एप्लीकेशन ऐसा नहीं बना है जो 100% उसमें जो है वो रेजिस्टेंस फ्री हो। उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो है वो ज़रूर रहेगा। कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने वाला जो है वो अपोजिशन जो है वो कोई ना कोई रहेगा। मैंने अब तक इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी किया हूँ या फिर जनरल स्टडीज़ की मैंने जितनी भी मैंने चीज़ पढ़ी उसमें मैंने ये पाया हूँ और मैं ये सही समझता हूँ कि असली कंडक्टर वही है जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओम्स लॉ को कोई कंडक्टर फॉलो कर रहा है इसका मतलब उस कंडक्टर पर स्टिल रेजिस्टेंस की मौजूदगी जो है वो रहनी चाहिए, तभी वो कंडक्टर ओम्स लॉ को सपोर्ट करेगा। ये मेरी समझ कहती है। आपको क्या लगता है? मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। सो जैसा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल में होता है, इलेक्ट्रिकल में वो रेजिस्टेंस मटेरियल की लेंथ और उसके एरिया पर निर्भर करता है। The resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of the conducting material. After combining these two equations and proportionality sign को हटाने के बाद एक constant multiply होगा जो resistance की डिग्री को दर्शाएगा, जिसे हम resistivity या फिर specific resistance कहते हैं, रो, जिसकी SI यूनिट ओम मीटर होती है। अगर resistivity किसी मटेरियल की कम है इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसे हम S डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट मो मीटर इनवर्स कहलाती है। तो ये रहा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के निर्माण की स्टैटिक जीके के हिसाब से संक्षिप्त में कहानी। अभी भी ये कहानी अधूरी है। अभी तो मैंने जनरेशन बता दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी जो है वो अधूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो एलिमेंट्स क्या यूज़ किया जाता होगा, या फिर जो कंज्यूमर एप्लीकेशंस रहते हैं उसमें और कौन से इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स कहलाते हैं, इन सब का जवाब आपको मिलेगा अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा हिस्सा था, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। अगले हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी रीच बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है। बीइंग एज अ क्रिएटर और एज अ व्यूअर जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाह नहीं। दिस वाज राहुल रग्गार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।